हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 2023 बहुत नज़दीक है और हमें मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की इस समय ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसीलिए हम लोग जीएस पेपर 2 की यूनिट 2 की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम आज 11वीं क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है उसमें जो अनुदान है, मतलब जो केंद्र के द्वारा राज्यों को पैसा दिया जाता है अनुदान के रूप में, उसकी क्या भूमिका है इन दोनों के संबंधों में। ठीक है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पे सभी पीडीएफ वगैरह भेजी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे कि जो केंद्र और राज्य है उसका जो अनुदान है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में। देखिए, जो हमारा राज्य व्यवस्था है, मतलब जो पॉलिटी है, उसमें 3 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं संविधान के अंतर्गत। नंबर 1 अनुच्छेद 273, दूसरा है अनुच्छेद 275, फिर तीसरा है अनुच्छेद 282 अनुदान के मामले में। ठीक है, जो केंद्र राज्य को देता है। सबसे पहला है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब थोड़ा नया लगेगा आपको। जैसे असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है ना, ये जो 4 राज्य हैं, कौन कौन से, असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को जूट, क्योंकि जूट बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि क्या है कि वो वहाँ पे जो नदियाँ हैं और जो समुद्र के किनारे भी पड़ता है, इस वजह से क्या है कि जूट का उत्पादन खूब होता है। उसका निर्यात या उसके बेचने से जो भी कर प्राप्त होता है तो वो केंद्र क्या करेगा, वसूलेगा और वही प्राप्त करेगा, लेकिन उसको राज्य को दे देगा और पूरा का पूरा राज्य ही उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यह नियम क्या है, यह नियम संविधान लागू होने के 10 वर्षों तक के लिए किया गया था कि ये 4 राज्य को ज़्यादा लाभ हो सके। ठीक है, लेकिन अभी भी इन चारों राज्यों की उतनी वित्तीय स्थिति बेहतर नहीं है, इस वजह से इनको अभी भी सरकार देती है। कितने के लिए था, 10 वर्षों के लिए, लेकिन जो संसद है वो 10-10 वर्षों के लिए करके आगे इसको बढ़ा सकती है, तो अभी भी बढ़ाया जा रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था अनुच्छेद 273। अगली बात करते हैं, वो लिखा है अनुच्छेद 275। इसमें क्या कहा गया है कि जो वित्त आयोग है वह जो सिफारिश करेगा उसके आधार पर क्या किया जाएगा, राज्यों को अनुदान दिया जाएगा। तो इसे केंद्र की विवेकाधीन अनुदान या कल्याण के लिए अनुदान कहा जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वित्त आयोग की बात केंद्र माने ही। लेकिन आज तक ऐसा हुआ है कि कभी भी वित्त आयोग की जो सिफारिश रही है उसे केंद्र ने ठुकराया नहीं है, कभी नहीं ठुकराया। ठीक, क्योंकि केंद्र भी जानता है कि राज्य खुश नहीं रहेंगे तो जो जो कल्याणकारी अवधारणा है भारत सरकार की वो पूरी नहीं हो पाएगी और सतत विकास नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगली बात है, अभी कौन सा आयोग चल रहा है, वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कार्यकाल भी इसी में है, क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसी बीच ही पढ़ रहे हैं। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 282। ये देखिए, इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो लोक प्रयोजन के लिए केंद्र की ओर से अनुदान दिया जाएगा, जैसे शिक्षण हो गया, शिक्षण संस्थान हो गया, अस्पताल का निर्माण हो गया, या कोई योजना है भारत सरकार की, तो योजना होगा, योजना का क्रियान्वयन होगा, तो उसमें खर्चे लगेंगे ना, तो उस खर्चे से निपटने के लिए जो केंद्र सरकार पैसा देती है वो किसके तहत देती है, अनुच्छेद 282 के तहत। मुझे लगता है तीनों बातें एकदम क्लियर हैं। यही 3 अनुदान केंद्र क्या करती है, राज्यों को देती है। अब देखिए, जो 15वां वित्त आयोग बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो उसका कार्यकाल क्या है, 2020 से 2025 तक। तो जब ये बना ना तो इसका काफ़ी नाम हुआ, क्योंकि इसने कई चीज़ें चेंज की हैं। जो पहला 14वां वित्त आयोग था और 15वें वित्त आयोग में कुछ परिवर्तन है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या अंतर है, आइए देख लेते हैं। देखिए, वित्त आयोग की सिफारिशों के मानदंड, कुछ मानदंड है। ये 15वां जो अभी चल रहा है, ये 14वां। कौन सा 14वां, 14वां वित्त आयोग, और ये 15वां जो अभी चल रहा है 2020 से लेकर 25 तक। तो इन्होंने कुछ मानदंड बनाए थे, उस मानदंड के आधार पे अगर राज्य खड़ा उतरता है तो उसको उस हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। जैसे आय का अंतर है ना, तो आय के अंतर का जो वेटेज रखा गया था 2014 में वो 50% था, लेकिन जो 14वां वित्त आयोग था उसने 50% रखा था, लेकिन जो 15वां वित्त आयोग है उसने उसको 5% घटा के 45% कर दिया। अब आय अंतर का मतलब होता है कि जो लोग वहाँ कमा रहे हैं उनमें आय का अंतर कितना है, जो सबसे अमीर है और सबसे गरीब है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो उस अंतर के आधार पर
ये होगा। अगली बात है जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पे 2011 का जो आधार है वो 15वें वित्त आयोग ने लिया है, तो इस पे इसने 15% का वेटेज लिया है। 14वां वित्त आयोग 1971 की जनसंख्या का वेटेज लेता था, तो उसने 17% क्या करता था, वो लेता था वेटेज। अगर क्षेत्र की बात करें, मतलब कितना बड़ा क्षेत्र है उस राज्य का, उस पर 15% का वेटेज दोनों का था। अगली बात करें वन क्षेत्र। देखिए 15वें वित्त आयोग ने वन क्षेत्र को एक अलग तरह से निर्धारित किया है, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने इस पर 7.5% का वेटेज लिया था। अन्य कुछ प्रावधान जिस पे वित्त आयोग ने अलग बात की है, 15वें और 14वें ने उस पर 11.5% का वेटेज दिया था। अब 14वें और 15वें जो वित्त आयोग हैं उसमें क्या अंतर है? उसमें अंतर ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है उसने इन 3 बातों को नया जोड़ा है, जो 14वें वित्त आयोग ने नहीं जोड़ा था, क्योंकि इसका 100% यही हो जाता है। तो जैसे वन और पारिस्थितिकी, यहाँ पे वन क्षेत्र की बात थी, यहाँ पे पारिस्थितिकी को भी शामिल किया गया है और उस पर 10% का वेटेज दिया गया है। बल्कि इसके पहले देखिए 14वें वित्त आयोग ने सिर्फ 7.5% का वेटेज वन क्षेत्र पे दिया था। अगली है जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, मतलब वहाँ पे जो जनसंख्या है वो उसका प्रदर्शन के हिसाब से है, चाहे वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में या किसी भी चीज़ में, या देश को आर्थिक हालात से उबारने में उसका प्रदर्शन कैसा है, उस पर 12.5%। इसलिए क्यों किया गया? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मानव पूंजी बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विनिर्माण कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, इसलिए वित्त आयोग ने ये चलाया है। तो इससे क्या हुआ, राज्य ना उसको काम करने के लिए प्रेरित होंगे। अगली बात है कर का प्रयास। देखिए कर मतलब होता है, सीधी सी बात है, टैक्स। अगर टैक्स के प्रयास बहुत अच्छे हैं वसूलने में, लगाने में, उसके क्रियान्वयन में, तो उस पर 2.5% का वेटेज 15वें वित्त आयोग ने दिया है। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है दोनों में अंतर क्या था, तो यही 3 बातें ध्यान रखना। नंबर 1 वन और पारिस्थितिकी, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर का प्रयास, ये 3 चीज़ें 15वें वित्त आयोग ने नई लाई हैं। ठीक, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कट कुट गया, रीज़न क्या था कि थोड़ा डेटा मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 274, इसमें क्या कहा गया था, राज्यों के वित्तीय हितों को सुरक्षित करने का क्या प्रावधान है। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे जो राज्य है ना, उनके जो वित्त हैं, मतलब जो उनके हित हैं, उनको वित्तीय हितों को कैसे सुरक्षित किया जाए। मतलब जैसे मान लीजिए कोई राज्य है तो उसको यार पैसा कैसे दिया जाए, क्या कोई और भी तरीका है संविधान के अंदर, इस बात को बताया गया है। तो इसमें कहा यह गया है संविधान में कि राज्यों के वित्तीय हितों से तात्पर्य है कि कोई ऐसा विधेयक जो संघीय सूची के उन विषयों से संबंधित है जिस पर केंद्र द्वारा लगाए गए कर का कुछ भाग या पूरा भाग राज्यों को मिलता हो। जैसे स्टाम्प शुल्क, याद कीजिए हमने पहले इसके पहले वाले सेशन में स्टाम्प के बारे में बात की थी। तो उस पे ये कहा गया था कि जो स्टैम्प शुल्क है वो कौन वसूलता है, राज्य, और वही पूरा इस्तेमाल भी करता है, लेकिन वह संघीय सूची का हिस्सा है, मतलब केंद्र का उस पर अधिकार है। तो 274 ये कहता है कि राज्य जो केंद्र सरकार है वो ऐसा कर सकती है कि संघीय सूची का कोई विषय जिस पे कर वसूल सकती है केंद्र सरकार, वह उस हिस्से को राज्य सरकार को दे सकती है। तो ये कहीं ना कहीं उसके हित की सुरक्षा ही तो हुई, और स्टैम्प ऐसा कर भी रहा है, कौन, केंद्र सरकार कर ही रही है। तो कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 274 राज्यों के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने में एक विकल्प प्रदान करता है कि नहीं, बिल्कुल करता है भाई। अब आप बताइए, मैं अगर अपनी कोई चीज़ छोड़ के दूसरे को दे दूं तो ये क्या है, विकल्प ही तो है, एक तरह से सुरक्षा ही तो मैं दे रहा हूं उनको। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा बातें ध्यान में रखना है, ये 3 बातें। नंबर 1 अनुच्छेद 285, ये क्या कहता है, राज्य केंद्र की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती। अच्छा ये बताइए, क्या राज्य के पास इतनी हिम्मत भी है कि वो केंद्र की संपत्ति पर कर लगा दे? तो इस बात को ध्यान रखना है, अनुच्छेद 285 ये कहता है। ठीक, ट्विस्ट आएगा अभी आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, ठीक है, उस पर बात करेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 289, इस पे क्या कहा गया है, केंद्र राज्य की आय और संपत्ति पर कर नहीं लगा सकता। कौन नहीं लगा सकता भैया, केंद्र भी नहीं लगा सकता है राज्य की आय मतलब और संपत्ति। अच्छा यहाँ पे आय क्यों नहीं शामिल किया गया, यहाँ आय इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि केंद्र की आय पर ही तो राज्य जिंदा है, तो कहाँ से वो बेचारा करेगा, तो इसलिए यहाँ आय मत लिखिएगा, शर्मिंदगी की बात होगी। और ना ही लिखा है
अब 289 में क्या लिखा है कि राज्य जो है वो केंद्र की मतलब जो केंद्र है वो राज्य की आय पर या संपत्ति पर कर नहीं लगा सकता, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो कर नहीं लगा सकते हैं। ठीक, अब यहीं पे सुप्रीम कोर्ट का दखल होता है, सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है देखो अनुच्छेद 289 जो ये कहता है कि राज्यों को संपत्ति और आय पर केंद्र कर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन केंद्र प्रत्यक्ष करों से छूट है। केंद्र के प्रत्यक्ष करों से मतलब केंद्र सीधा कर नहीं लगाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष कर लगा सकता है। अप्रत्यक्ष करों से छूट नहीं है। सोचिए, मतलब जो केंद्र है वो अप्रत्यक्ष कर लगा सकता है राज्य की संपत्ति पर। अब देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत खास क्वेश्चन बन सकता है और वो क्वेश्चन आपको हिला देगा, आपको लगेगा यार ये क्या पूछ लिया। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन यही 3 मान लीजिए बन गया कि नंबर 1 राज्य केंद्र की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकता, ठीक है। दूसरा, केंद्र राज्य की आय और संपत्ति पर कर नहीं लगा सकता। तीसरा ऑप्शन है केंद्र राज्य पर की संपत्ति और आय पर प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकता किंतु अप्रत्यक्ष कर लगा सकता है। अब आप कहेंगे कंफ्यूज होंगे कि नहीं, बिल्कुल ये बताइए, अगर इसमें 1 2 3 1 2 है ना 1 एंड 3 करके 4 ऑप्शन बना दे यूपीएससी तो कहीं ना कहीं दुख हो जाएगा, समस्या बढ़ जाएगी, है ना। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या करना है भैया, सीधी सी बात ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि केंद्र राज्य की आय और जो उसकी संपत्ति है उस पर प्रत्यक्ष कर से छूट तो देता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर पे वो अप्रत्यक्ष कर लगा सकता है। तो अप्रत्यक्ष कर है क्या, जीएसटी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है वित्तीय आपातकाल। देखिए वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या होता है कि कभी भी कि देश में ये हालात हो गए हैं कि सरकार के पास सैलरी भी देने के पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो सरकार के पास आप सोचिए सैलरी देने के भी अधिकार नहीं है, इतना भी पैसा नहीं है, तो सरकार वहाँ पे क्या लगाएगी, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 में ये बात कही गई है। देखिए ये जो मैं लाइन बना के लिखता हूँ ना, ये माइंड मैप है, ये चीज़ें ना ईजी करने याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। एक किताब को लाइन बाय लाइन लिखा जाए और थोड़ा सा तब याद किया जाए तो टफ होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डायग्राम वगैरह रहता है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी अट्रैक्ट ज़्यादा करती हैं और याद ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्या याद रखना है, देखिए जब भी वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो 3 बातें हमेशा आपके दिमाग में आएंगी, बस इससे ज़्यादा है ही नहीं, ठीक, बस इस बात को ध्यान रखना है। नंबर 1, वित्तीय आपातकाल लागू होने पर क्या होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी हाल में ही श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल लगाया गया, ठीक है। तो जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो क्या क्या होता है, 3 बातें ध्यान रखना। नंबर 1, राष्ट्रपति जो होगा वो केंद्र और राज्य के मध्य जो सामान्य विभाजन है उसे रद्द कर देगा। क्या करेगा, सामान्य विभाजन को रद्द कर देगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था इसके पहले लेक्चर में कि जहाँ पे जो विभाजन दे रखा था किसका, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उसके मध्य जो विभाजन है वो रद्द, मतलब राज्य की वित्तीय शक्तियों पर अब कौन अधीन है, केंद्र। तो ये एक बड़ी बात हो जाएगी, जब भी वित्तीय आपातकाल लगेगा तो वहाँ पे राज्य के पास जो भी धन है वो केंद्र के हो जाएंगे और जो भी शक्तियाँ हैं किसकी, राज्य की, वो भी केंद्र के अधीन हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा, ठीक है। नंबर दूसरी बात ध्यान रखनी है, जो वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा जो भी धन विधेयक पारित किए जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि पूरे देश में वित्तीय आपातकाल लग गया, लेकिन राज्यों का जो सामान्य विभाजन है वो क्या हुआ है, रद्द नहीं किया गया है, तब क्या होगा, जो राज्य विधानमंडल हैं उनके द्वारा जो भी धन विधेयक पारित होगा पैसे निकालने के लिए, तो वहाँ पे राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो जाएगी। इसके पहले तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन अब अनिवार्य हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। और वो कब होगा, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या हुई होगी आपको ये बात समझने में कि जब भी वित्तीय आपातकाल लगेगा राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी विधेयक पारित होगा, कौन सा विधेयक, धन विधेयक, तो उस पर राष्ट्रपति की जो सहमति है वो अब अनिवार्य हो जाएगी, मतलब कंपलसरी है। और लास्ट बात क्या है, केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक वित्तीय महत्व प्रदान करता है, कौन, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 360।
अच्छा एक बार सोचिए ज़रा, राज्य क्या है, वो क्या है, देखा जाए तो केंद्र के अंदर काम करता है, और केंद्र का मजबूत होना इस स्थिति में ज़रूरी है क्योंकि पूरे देश को अगर संभालना है तो केंद्र ही है जो सबको संभाल सकता है। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि जो केंद्र है उसको अधिक शक्ति दी गई है, और यही सबसे बड़ा, पता है यहाँ पे क्या होता है, जो राज्य हैं वो ये कहते हैं कि एक राज्य या दो राज्य की गलती की वजह से या केंद्र की गलती की वजह से हमारे ऊपर वो चीज़ क्यों थोपी जाएगी। तो ये सीधी सी बात है, उनके कुछ मुद्दे हैं, बस ध्यान रखना इस बात को कि वित्तीय आपातकाल काल के दौरान ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चाहे मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो। और एक बात, अभी तक अनुच्छेद 360 के तहत कोई भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। ठीक है, बस अच्छी बात है, अभी तक नहीं लागू किया गया। अच्छा, श्रीलंका में जो अभी लागू हुआ उससे क्या हुआ होगा, यही तो हुआ होगा, सीधी सी बात है। अब देखिए, जो भी अब हमारा जो यूनिट 2 में चीज़ें बची हैं वो 2 बातें और बची हैं। नंबर 1, जो स्थानीय सरकार है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे वित्त हस्तांतरण कैसे होता है और राज्य और स्थानीय सरकार के बीच कैसा संबंध है। तो मैं सोच रहा हूँ ना, एक सेशन और ले आते हैं या मैक्सिमम 2 सेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 2 अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर उस पर मैं क्या करूँगा, 2-3 क्वेश्चन दे दूँगा, उस क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन मैं आंसर राइटिंग करके दिखा दूँगा, उन क्वेश्चन को आप लिखिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, सब ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और एक बात, हाँ थोड़ी सी हेल्प कीजिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तब भी इसको चला के रख दीजिए, बस पूरा चल जाए। ठीक है, इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वॉच आवर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इतना मेरी हेल्प ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।